गुड मॉर्निंग क्लास। देवभूमि IAS एकेडमी हल्द्वानी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास और उत्तराखंड के भूगोल और इतिहास के बाद आज हमारा तीसरा विषय भारत का भूगोल शुरू होने जा रहा है। ज्योग्राफी यानी भूगोल को हमने दो भागों में बांटा है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। विश्व भूगोल को समझने से पहले हमें सबसे पहले भारत के भूगोल को समझना होगा, और भारत के भूगोल को समझने से पहले भी हमारे दिमाग में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। न केवल भारत बल्कि भारत के अलावा विश्व और ये ब्रह्मांड जो हमारे सामने है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, कैसे ये बना, अस्तित्व में कैसे आया। ये न केवल एक भूगोल के छात्र के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य जो इस ब्रह्मांड का भाग है उसके लिए आवश्यक है कि अंततः इस ब्रह्मांड का निर्माण की प्रक्रिया क्या रही होगी। इसलिए ये कक्षा मैं उन सभी लोगों को समर्पित करता हूं जो इस ब्रह्मांड में रहते हुए अपने अस्तित्व की प्रक्रिया को समझना चाहता है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। 1927 में बेल्जियम यानी यूरोप के एक पादरी और वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत का आधार अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अर्थात सापेक्षता के सिद्धांत को आधार बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम हब्बल और अनेक भूगोलवेत्ताओं ने उसकी आलोचना की। लेकिन धीरे धीरे 1965 और 67 के मध्य तक जॉर्ज लेमेत्रे ने अपने महाविस्फोट सिद्धांत को सबके सामने लाकर और वर्तमान में सबसे मान्य के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अब ये सिद्धांत है क्या, ये दूसरा प्रश्न हमारे सामने। जॉर्ज लेमेत्रे ने जो महाविस्फोट सिद्धांत दिया था उसमें यह कहा गया है कि लगभग 14 से 1500 अरब वर्ष पूर्व 14-15 अरब वर्ष पूर्व एक ब्रह्मांड जो आज है ये आग का गोला था, और जिसका तापमान और घनत्व अत्यधिक था, और धीरे धीरे 13.6 अरब वर्ष पूर्व इसमें एक विस्फोट हो गया। अत्यधिक तापमान और घनत्व की वजह से जो विस्फोट के बाद ये विस्तारित होकर इससे अनेक कण अलग अलग हो गए। संभवतः इसी से ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, सौरमंडल, पृथ्वी या सूर्य की उत्पत्ति हुई। इसी संदर्भ में लगभग सूर्य की आयु को 5 अरब वर्ष पूर्व माना गया है, और पृथ्वी की आयु को लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। और इसके बाद महाद्वीप और महासागर का अस्तित्व आया, जो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 2008 या 10 में अर्थात वर्तमान में भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यूरोप की एक संस्था सर्न अर्थात यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा जेनेवा में लगभग 100 फीट नीचे यानी जमीन से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर एक लंबी सुरंग का निर्माण किया गया, और वहीं पर LHC लॉर्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया गया, जिसमें विश्व के सभी देशों के वैज्ञानिकों को या भूगोलवेत्ताओं को आमंत्रित किया गया। और इस महाप्रयोग के दौरान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कणों को अत्यधिक तीव्र गति से टकराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हिग्स बोसोन नामक एक नया कण सामने आया, जिसे गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जा रहा है। इसका उद्देश्य था कि ब्रह्मांड के रहस्यों को कैसे जाना जाए, यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है या हम और आपकी उत्पत्ति हुई है, इसके कारण क्या थे, कैसे हुआ, इस सब रहस्य को जानने के लिए गॉड पार्टिकल जो कि हिग्स और बोसोन यानी
ब्रिटिश भौतिकविद हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक बोसोन के नाम पर इसे हिग्स बोसोन अर्थात गॉड पार्टिकल नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इसी थ्योरी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर अस्तित्व में आए, ये कहा गया। और इसी सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने समझाया है। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो वर्तमान अस्तित्व में महाद्वीप और महासागर हैं, ये ऐसा नहीं था। 300 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग दक्षिणी गोलार्ध के पास, जहां पर वर्तमान में अंटार्कटिका है, यहां पर एक ठोस भाग था जिसे पैंजिया कहा जाता था, और चारों ओर जली भाग हुआ करता था जिसे पैंथालसा कहा जाता था। और इस जली भाग से निकलने वाली ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उस पैंजिया का विघटन हो गया, और वो पैंजिया विघटित होकर वर्तमान पृथ्वी के रूप में अस्तित्व में आ गया, वर्तमान महाद्वीप और महासागरों के रूप में अस्तित्व में आ गया। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के अनुसार सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध में एक ठोसी भाग हुआ करता था, और जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, और ये पैंजिया ठोस अवस्था में था, अर्थात पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ये सब चल रहा था। दूसरा, इसके चारों ओर जली भाग था, यानी ये ठोस भाग चारों ओर जल से घिरा हुआ था, जिसे कहा जाता था पैंथालसा। इस प्रकार की स्थिति थी, और फिर धीरे धीरे ये स्थिति आगे बढ़कर इस पैंजिया का विघटन हो गया। पैंथालसा यानी चारों ओर जो जल से निकलने वाली संवहनी ऊर्जा या कॉन्वेक्शनल एनर्जी की वजह से इस पैंजिया का दो भागों में विघटन हो गया। ऐसे पैंजिया इस प्रकार की स्थिति में आ गया, और जो उत्तरी भाग यानी उत्तर की ओर जो भाग गया, इसे लॉरेंसिया कहा गया, और जो दक्षिणी भाग की ओर चला गया या दक्षिणी दिशा की ओर चला गया, एक गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, और इसके बीच में जल भर गया, जो चारों ओर पैंथालसा था वो जल इसके बीच में आकर भर गया, और इसे कहा जाने लगा टेथिस सागर। ऐसी स्थिति बन गई। चूंकि हम भारत का अध्ययन करने जा रहे हैं, और भारत गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है, अर्थात भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, इसीलिए हमें भारत तक पहुंचने के लिए इस थ्योरी को समझना अनिवार्य है। इसके बाद की प्रक्रिया फिर क्या हुआ? लॉरेंशिया जो कि उत्तर की ओर था, पृथ्वी की घूर्णन गति जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसका दो भागों में विभाजन हुआ या अनेक भागों में विभाजन हुआ, और ये उत्तर की ओर और उत्तर पश्चिम की ओर खिसकने लगा। जबकि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण गोंडवाना लैंड का विभाजन होकर वो कुछ भाग पश्चिम और कुछ भाग उत्तर पूर्व की ओर खिसकने लगा। और इस स्थितियों में यानी ये लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड, इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आई। ये लॉरेंसिया जो कि उत्तर पश्चिम और पूरब की ओर खिसकने लगा, और ये गोंडवाना लैंड, इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आई। और फिर धीरे धीरे यही प्रक्रिया आगे बढ़कर वर्तमान जो मानचित्र हमारे सामने है उस रूप में दिखाई देने लगा, और जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, उसके दक्षिण की ओर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आया, और उत्तर की ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रूप में, और बीचों बीच में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर की ओर यूरोप महाद्वीप, और इससे लगा हुआ भारत, और दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, और अंटार्कटिका। इस प्रकार की स्थिति सामने आई। ठीक है, जो ये चक्र था,
वेगनर के अनुसार वो चक्र, यानी ये अफ्रीका महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अलास्का और कनाडा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप जहाँ पर ये पैंजिया पहले हुआ करता था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप, यूरेशिया का पोर्शन, और ये एशिया के अंतर्गत भारत। ठीक है, जिस भारत को हमने पढ़ना है वो है भारत, और ये दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया। वर्तमान में जो विश्व के मानचित्र में स्थिति स्पष्ट होती है वो पैंजिया के बाद की प्रक्रिया है, और वेगनर ने ये भी समझाया था कि इसके बाद की प्रक्रिया फिर से पैंजिया होगी, अर्थात फिर से सारे महाद्वीपीय भाग मिलकर पैंजिया बन जाएंगे। ठीक है, हम पहुंचते हैं भारत का निर्माण की प्रक्रिया पर, अर्थात भारत के निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, ये हमारा प्रश्न था। अब चूंकि भारत के निर्माण की प्रक्रिया हमारे सामने है कि भारत कैसे बना, और भारत के अलावा विश्व के महाद्वीप और महासागर कैसे अस्तित्व में आए, ये हमारे सामने है। इसीलिए मैं भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र के समकक्ष आपके सामने रखता हूं कि भारत के मानचित्र में, चूंकि हमारा टॉपिक आज का है भारत, और भारत के इस टॉपिक के पैरेलल जो हमारे खास बिंदु हैं उसमें भारत का विस्तार, दूसरा भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति या विस्तार, और इसके अलावा भारत के तटीय सीमा, और चौथा पॉइंट भारत की स्थलीय प्लस जलीय सीमा, और कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। ये हमारे आज के भारत के मानचित्र में ये पॉइंट जो हमें पढ़ने हैं। भारत के मानचित्र के लिए हमें सबसे पहले भारत के डायग्राम को समझाना है। ये भारत का मैप मैंने आपके सामने रखा। प्रश्न है, चूंकि भारत का विस्तार और उसके अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति, इसको समझने के लिए हमारे पास जो टॉपिक हैं, भारत का विस्तार कहाँ है, दूसरा इसका अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए हमें इस भारत के मानचित्र को देखना होगा। मैंने ये बताया था कि जो भारत का मानचित्र है, विश्व के दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो इसे हम 0 डिग्री मानते हैं, यानी भूमध्य रेखा मानते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाएंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध होगा, दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ पोल होगा। ठीक है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगी। इसके दृष्टिकोण से अगर भारत की लोकेशन देखी जाए तो भारत यहाँ पर होगा, अर्थात भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है, और देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो ये पूर्व की ओर है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के बीचों बीच से होकर जाता है। तो भारत की जो वास्तविक स्थिति है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर डायग्राम के हिसाब से। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टिकोण हमें देखना होगा। तो जैसे ये 0 डिग्री है, इसके बाद उत्तर की ओर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही इसका अक्षांशीय विस्तार और इसका देशांतरी विस्तार हमें समझना होगा। ये भारत है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब मैं इन प्रश्नों की ओर चलता हूँ। भारत के मानचित्र में
सबसे पहले भारत का विस्तार यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत की स्थिति क्या है, तो मैं सरल तरीके से भारत की स्थिति को आपके सामने रखता हूँ। ये पूरब, ये पश्चिम और ये उत्तर तथा ये दक्षिण। ठीक है। अगर भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को देखा जाए तो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये अरुणाचल प्रदेश, इस भाग को नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व के राज्य के नाम से जाना जाता है। भूगोल में इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। और ये सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी, ये पश्चिमी बिंदु और ये उत्तरी बिंदु। ये है आपका इंदिरा कौल, ये है आपका किबिथु, ये है आपका रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रण, और ये है आपका कन्याकुमारी। भारत के 4 बिंदु यानी पूरब पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार। अगर इस डायग्राम को देखा जाए कि भारत के मानचित्र में भारत का उत्तर दक्षिण लंबाई ज़्यादा होगी, जो कि लगभग 3214 किलोमीटर है। यानी भारत के उत्तर और दक्षिण लंबाई पूछता है तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम लंबाई पूछता है तो 2933 किलोमीटर। ठीक है। पहला प्रश्न, हमें भारत का विस्तार चाहिए था और भारत के विस्तार के हिसाब से इसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लंबाई हमें मिली है। ये सामने हमारा प्रश्न। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न आपके सामने रहता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या कन्याकुमारी है। तो अगर ये प्रश्न पूछता है तो आप कहिए नहीं, भारत का दक्षिणी बिंदु होगा आपके अंडमान निकोबार में। ये है अंडमान निकोबार, भारत का संघ शासित प्रदेश। ये है कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, सॉरी, ये होगा आपका इंदिरा पॉइंट। चूँकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, न कि कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कैप कोरिन जो कि तमिलनाडु में है, ये भारत के सबसे दक्षिणी दिशा है। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट ये होगा ग्रेट निकोबार में, यानी अंडमान निकोबार के दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो लगभग 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास पड़ता है। इसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाना चाहिए, जिसे पिग्मलियन पॉइंट, लाहिजिंग पॉइंट, कई नामों से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी अगर भारत का पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार पूछे तो उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूरब पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर, अर्थात भारत का उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम कम है। क्लियर हो? पहला प्रश्न, भारत के विस्तार की बात हमारे सामने थी। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है। अगर विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति देखी जाए, जो कि मैंने सामने भी बना रखा है, तो ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, अर्थात ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो एक दूसरे को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काटते हैं। और अक्षांश रेखाएं ग्लोब के पैरेलल यानी समानांतर चलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी नॉर्थ पोल तक अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ से लेकर दक्षिण तक साउथ पोल तक दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। और देशांतर रेखाएं जो कि विश्व के देशों के बीच का समय बताती हैं, वो इस 0 डिग्री जो कि लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से होकर गुजरती हैं, इससे पूर्व की ओर जाएंगे तो
पूर्वी देशांतर रेखाएं और पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और भारत की बात करेंगे तो ये भारत है। तो भारत लगभग 42.5 डिग्री, यानी भारत ग्रीनविच मीन टाइम से 42.5 डिग्री आगे है, यानी पूर्व की ओर है, अर्थात भारत का मानक समय लंदन से आगे होगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है कि जहाँ पर भारत है यहाँ की हमें अक्षांशी और देशांतरी दृष्टिकोण यानी स्थिति चाहिए। ये भारत, हमें इस भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार लिखता हूँ। अगर प्रश्न ये बनाता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और ये देखिए इस डायग्राम के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ये भारत का अक्षांशी विस्तार होगा। और इसके अलावा अगर भारत का देशांतरी विस्तार पूछेगा प्रश्न, तो फिर भारत के देशांतरी विस्तार को आपने 42.5 डिग्री से तुलना नहीं करनी है, क्योंकि 42.5 डिग्री जो देशांतर है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। उसे हम भारत का मानक समय कह सकते हैं। लेकिन अगर देशांतर की बात करेंगे तो वो होगा लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, अर्थात ये कंडीशन 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये भारत का देशांतरी विस्तार 68 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच है भारत, अक्षांश और देशांतर। क्लियर हुआ? अक्षांशी विस्तार 8.4 से 37 है और देशांतर विस्तार 68.7 से 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर हुआ? इसको और सरल तरीके से अगर आपको समझना है तो मैं भारत के मानचित्र में इसे समझाता हूँ। अर्थात भारत का पूर्व से सबसे पश्चिम और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, जो इसका अक्षांशी विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर, यानी सबसे दक्षिण से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं देशांतरी विस्तार कहेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भारत का पूरा पश्चिम यानी अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है। ठीक है, फिर से मैं इसे रिवाइज करता हूँ। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, ये हमारे सामने दूसरा पॉइंट, यानी भारत विश्व के मानचित्र के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है और जिसकी अक्षांश और देशांतरी विस्तार ये है। लेकिन प्रश्न है कि विस्तार का, अगर विस्तार की बात करें तो अक्षांशी विस्तार कहेगा तो आप इनको आपस में माइनस करेंगे, देशांतरी विस्तार कहेगा तो इनको आपस में माइनस करेंगे। लेकिन अगर भारत का अक्षांशी, प्रश्न चूंकि इस टाइप से बना हुआ है, तथा देशांतरी विस्तार लगभग समान माना जाता है,
यानी भारत वो देश है जिसका अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग समान है, अर्थात 29 डिग्री के आसपास है। ये अच्छा सा प्रश्न आपके सामने। क्लियर? अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। इसके अलावा जो हमारे पास प्रश्न है, तीसरे पॉइंट के रूप में जो भारत के मानचित्र में आपके सामने रखता हूं, वो है जो विस्तार भारत में है वो उसकी सीमा यानी स्थलीय प्लस जलीय सीमा। भारत की स्थलीय, तीसरा पॉइंट ये भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा मतलब ये भारत का मानचित्र सामने, अगर आप भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अरब सागर मिलेगा, और इधर की ओर देखेंगे दक्षिण पूर्व की ओर तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी मिलेगी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर भारत की जलीय सीमा है, तटीय सीमा है, जबकि ये भारत की स्थलीय सीमा है। संभवतः भारत की स्थलीय सीमा जलीय सीमा से ज़्यादा होगी, ये आप समझते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा है। मतलब ये भारत की स्थलीय सीमा जो कि 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा में आपको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल करना होगा। ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में केरल के पास, जिसे समुद्रपुत्र कहा जाता है। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 7,500 किलोमीटर इसकी जलीय और स्थलीय सीमा को अगर देखा जाए तो ये सामने आता है। अगर दोनों का विस्तार पूछे कि भारत की स्थलीय और जलीय सीमा लगभग कितनी है, तो आप कहोगे 22,716 किलोमीटर लगभग। तो इसको आपको 7,516 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो भारत की स्थलीय और जलीय सीमा लगभग 22,716 किलोमीटर है, जो कि दोनों को मिलाकर है। क्लियर हुआ? तो लग रहा है कि भारत की जलीय सीमा कम है और स्थलीय सीमा अधिक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट, भारत की कुल सीमा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास प्रश्न है वो है भारत का क्षेत्रफल। अगर आप पूरे भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, ये हम सभी को पता रहता है। लेकिन प्रश्न क्या है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का कितना है? विश्व क्षेत्रफल का लगभग 2.42%, या आपको कहीं पर 2.4% मिलेगा। और इस क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान है विश्व में 7वां स्थान। आपके सामने जो प्रश्न है, क्षेत्रफल भारत का 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, विश्व क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 2.42%, दूसरा पॉइंट। तीसरा कि विश्व में इसका स्थान कितना है? तो 7वां है। तो 6 वो विश्व के देश कौन हैं जिनकी स्थिति भारत से आगे है? तो इसके लिए मैं एक सूत्र आपके सामने रखता हूँ, रुख सीन अब आ भारत। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको हमेशा के लिए विश्व के देशों का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम पता चल जाएगा। तो भारत के अलावा वो 6 देश मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले रुक यानी रसिया, रूस। दूसरा के यानी कनाडा। तीसरा चाइना, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के देश। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। 5वां देश वो यानी ब्राज़ील,
दक्षिण अमेरिकी देश, और छठा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप का एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ये हैं विश्व के 6 देश जो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े क्रम में हैं, और 7वां स्थान है भारत का। ठीक है, तो 7वां स्थान मैंने आपको बताया। इसके बाद 8वां स्थान अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, वो रखता है। ये था हमारा क्षेत्रफल के अनुसार भारत की स्थिति। इसके अलावा और टॉपिक भारत के मानचित्र में क्या हो सकता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जब हमने कहा था कि ये भारत की तटीय सीमा है, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगने वाली तटीय सीमा, या फिर हिंद महासागर जो कि दक्षिण की ओर है, हिंद महासागर, यानी भारत 3 ओर समुद्र से लगता है इधर की ओर। तो भारत की तटीय सीमा अगर इतनी है तो तटीय राज्य कितने हैं? तो भारत के नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, भारत के तटीय राज्य, ठीक है। भारत के तटीय राज्यों को अगर देखना पड़े तो आपको अरब सागर से लगे हुए तटीय राज्य या बंगाल की खाड़ी से तटीय राज्य देखने पड़ेंगे। तो हमारे तटीय राज्य हैं 9, मैं उनको आपके सामने रखता हूं। ये देखिए 1 2 3 4 5 पश्चिम की ओर, 1 2 3 और 4 पूरब की ओर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4, यानी 9 तटीय राज्य हैं भारत के। अगर मैं इनका नाम लिखूं तो आपको पश्चिम तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्यों के क्लियर हो जाएंगे। यानी भारत के पश्चिम में कितने तटीय राज्य हैं? तो 5। मैं नाम लिखता हूं। गुजरात सबसे उत्तर की ओर, महाराष्ट्र, यानी उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछे तो भी आप बता सकते हैं, गोवा, कर्नाटका और केरल, यानी ये पश्चिम तटीय राज्यों का सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है प्रश्न? ऐसे ही अगर पूर्व की ओर देखा जाए तो सबसे उत्तर की ओर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जिसे हम कहते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ये 4 तटीय राज्य जो पूर्व की ओर है। क्लियर हुआ? इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो आप आराम से इस प्रश्न को बना देंगे। ठीक है, तो भारत के तटीय राज्य टोटल 9, 5 पश्चिम की ओर, 4 पूरब की ओर, जिनका सही क्रम मैंने आपके सामने रख दिया। क्लियर है प्रश्न? भारत के भूगोल से संबंधित जो मानचित्र पर आधारित प्रश्न हैं वो सब आपके सामने रखे जा रहे हैं, और इन 9 राज्यों में से भी सबसे लंबा तटीय राज्य है गुजरात और सबसे छोटा तटीय राज्य है गोवा, और पूरब की ओर सबसे लंबा तटीय राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा देखिए भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा, इससे जो प्रश्न बनते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में गुजरने वाली कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो मैं, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। तो प्रश्न जो बने हैं यूपीएससी में या राज्य लोक सेवा आयोग में कि भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम, तो प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्य। सबसे पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पश्चिम से पूर्व क्रम, तो ये 8 राज्य हैं आपके सामने जो पश्चिम से पूर्व की ओर हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को पार करती है। उन 8 राज्यों का सही क्रम आपके सामने है। आज की क्लास को यही समाप्त किया जा रहा है। भारत के भूगोल से संबंधित जो नेक्स्ट क्लास होगी यहीं से शुरुआत होनी है उसकी, और तब तक के लिए मैं भारत के मानचित्र को अच्छी तरह से समझना होगा। और इसके अलावा अगर समझना चाहेंगे तो भारत के पड़ोसी देश को समझ सकते हैं, जैसे भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, इससे अफ़गानिस्तान की सीमा, ये चीन की सीमा, और ये हमारा पड़ोसी नेपाल, और इसके अलावा ये भूटान, और ये बांग्लादेश 1971 में जिसका गठन हुआ था, भारत का ही एक भाग था। और इसके अलावा म्यांमार, ये म्यांमार का भाग है। इसके अलावा जलीय सीमा बनाने वाले श्रीलंका और मालदीव, जो कि दक्षेश यानी सार्क के सदस्य हैं। अगर म्यांमार और चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पड़ोसी सार्क संगठन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य हैं। और यहीं पर हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जाकर हमारी कक्षाओं को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। और किसी प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर इंडिविजुअली हमसे संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। थैंक यू।